सर मैं पूछना चाहूँगा कि मतलब राज्य में गंगा के उत्तर में जो बात करें वहाँ पे क्षेत्र वो बाढ़ प्रभावित है। दक्षिण बिहार में तो पटना आता है, हमारा गया में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या फिर और भी जैसे गया में आईआईएम भी है, आईआईएम भी आया है, तो इसमें तो विकास है। लेकिन नॉर्थ बिहार में सर इस शिक्षा की कमी है, तो आप इसको इस यूनिवर्सिटी को वहाँ पे क्या रोल प्ले करते हुए देखते हैं? देखिए, नॉर्थ बिहार में भी अब कई विश्वविद्यालय हो गए हैं जिनका उल्लेख मैंने किया आपसे। मुजफ्फरपुर में एक पुराना विश्वविद्यालय है पहले से, भागलपुर में एक पुराना विश्वविद्यालय है, मुंगेर में एक नया विश्वविद्यालय खुला है, पूर्णिया में एक नया विश्वविद्यालय खुला है, यहाँ मोतिहारी में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है और समस्तीपुर में एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है। तो उत्तर बिहार में विश्वविद्यालय खुल रहे हैं और उनकी संख्या बढ़ रही है। मैं जिस विश्वविद्यालय में हूँ, आज से 2 साल पहले वहाँ 500 विद्यार्थी थे, आज 1300 विद्यार्थी हैं। तो विद्यार्थियों की संख्या विश्वविद्यालय में आने में बढ़ रही है। और उत्तर बिहार की बाढ़ की समस्या तो है ही। मैं तो अपने विश्वविद्यालय के शिक्षक साथियों से कहता हूँ कि केवल अध्यापन, अध्ययन, अनुसंधान न करें, समाज की समस्याओं के साथ भी अपने को जोड़ें। ये नहीं कि वो केवल समाज में चले जाएं अपना अध्यापन छोड़कर, लेकिन समाज की समस्याओं के भी जोड़ें। और उन्हें जोड़ेंगे तो बहुत कुछ समाज से सीखेंगे भी, समाज को बताएंगे भी। इसलिए विश्वविद्यालयों को समाज के पास और समाज को विश्वविद्यालयों के पास आना पड़ेगा। वो अलग किसी शून्य में विचरण नहीं कर सकते विश्वविद्यालय। जी सर मैं एक महत्वपूर्ण बात पे बिहार की शिक्षा व्यवस्था जिस बारे में बदनाम रही है कि वहाँ पे 3 साल की डिग्री कभी 4 साल में या 5 साल में कराते हैं, ऐसे बदनाम रही है हमारे बिहार में। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो सर ये वहाँ पे केंद्रीय विश्वविद्यालय, चूँकि 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गई है वहाँ पे, तो अब आपको इस क्षेत्र में या सरकार को क्या करना चाहिए या फिर हम समाज के तौर पे क्या कर सकते हैं? या फिर आप शिक्षाविद हैं, आपने बहुत जगह पे अपनी योगदान दी हैं, तो यहाँ पे आप सर क्या अपनी राय देना चाहेंगे समाज को या सरकार को? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करूंगा बिहार सरकार से कि केंद्रीय विश्वविद्यालय को स्थापना को 4 साल से अधिक समय हो गया है और उनको अपनी अभी ज़मीन नहीं मिली है। भूमि यदि बिहार सरकार शीघ्रातिशीघ्र दिला दे तो केंद्र सरकार उसके भवन के निर्माण का पैसा दे देगी। उससे क्या होगा, यदि भवन निर्माण हो जाएगा तो आज 1500 विद्यार्थी है हमारे पास, अगले बार हम उसको 5000, 7000, 10000 विद्यार्थी कर सकते हैं। हमारा जो विद्यार्थी है अभी हमारे पास उसको बैठाने के लिए उतने बड़े कक्ष नहीं है, उतनी बड़ी लेबोरेटरीज नहीं है। तो भूमि का पहला प्रकरण है जो आप कह रहे हैं क्या किया जाए। दूसरा, जो बिहार के शिक्षा के संस्थानों की प्रमुख समस्या है वो ये अभी तक चल रही है कि हमारे रिक्त पद शिक्षकों के बहुत हैं। इस सरकार ने अब उन शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया, भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है और हमें लगता है शीघ्र ही उसमें शिक्षकों की नियुक्ति हो जाएगी। कुछ की पिछले बार हुई भी है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्तियाँ बहुत नियमित रूप में हुई हैं, वहाँ इतनी रिक्तियाँ नहीं हैं। इसलिए मुझे लगता है सबसे पहले शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाए और जहाँ भवन नहीं है उनको भवन के लिए पैसा दे दिया जाए, जो जिसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, आधारभूत संरचना कहते हैं। आधारभूत संरचना भी एक बड़ा प्रश्न है, उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। सर आपने आधारभूत संरचना की बात करी, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात किया। सर मैं एक और महत्वपूर्ण बात के बारे में करना चाहूँगा कि हमारे बिहार के जो विद्यार्थी होते हैं वो सिर्फ जब वैसे वो बड़े होते हैं 11th-12th पास किया तो उनका टारगेट सिर्फ होता है किसी तरह से बहाली में चले जाएं, फिर आर्मी में चले जाएं, बिहार पुलिस में चले जाएं। सर इससे आगे बढ़ते हुए क्या हमें विज्ञान के क्षेत्र में, सोशल साइंस के क्षेत्र में, जैसे हम मुंबई में देखते हैं टिस है और इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बने हुए हैं। सर इस बारे में आप बिहार के विद्यार्थियों को, वहाँ की जनता को और फिर सरकार को क्या सुझाव देंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में जो विद्यार्थी बाहर आ रहे हैं वो सिर्फ इन्हीं क्षेत्रों में न जा करके अनेक क्षेत्रों में जाए? देखिए, शिक्षा का एक जो लक्ष्य है वो रोजगार देना भी है। परंपरा कहती है विद्या अर्थ करी यशस्व करी, वो अर्थ तो दे, उसे देना तो चाहिए, रोजगार भी देना चाहिए। वो ज्ञान भी दे, यश भी दे, सुख भी दे, बुद्धि भी दे, मति भी दे, भविष्य भी दे, वो तो ठीक है। मुझे लगता है कि यदि हमारे विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में कुछ आवश्यक संरचनाएं पूरी हो जाएंगी, शिक्षक पूरे हो जाएंगे, कर्मचारी पूरे हो जाएंगे, भवन ठीक से बन जाएंगे, ज़मीन के इशू समाप्त हो जाएंगे और जो स्थानीय जो हस्तक्षेप है राजनीति का वो थोड़ा कम हो जाएगा बिहार में, तो हमारे बहुत प्रगति करेंगे। बिहार के सारे विद्यार्थी जब भी बाहर जाते हैं, किसी भी राज्य में जाते हैं, केंद्र में जाते हैं, बहुत एक्सेल करते हैं, बहुत उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। मैं तो बिहार के ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो बाहर बड़े पदों पर पहुँच गए हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे भी निवेदन करूँगा कि जो प्रशासन में, जो
व्यापार में, वाणिज्य में, उद्योग में या किसी और पद में बड़े पदों पर पहुंच गए हैं, बड़े पदों से रिटायर हो रहे हैं, उनको भी चाहिए कि वो अपने CSR फंड का कुछ पैसा, अपने रिसोर्सेज को बिहार के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की उन्नति में अंशदान के रूप में लगाएं, वे भी लगाएं। जी सर, ये बहुत अपने महत्वपूर्ण बात थी कि जो लोग आगे बढ़ चुके हैं, जो राज्य से बाहर जा चुके हैं, उनको योगदान देना चाहिए। लेकिन फिर सर इससे रिलेटेड ही, इससे संबंधित एक सवाल पूछना चाहूँगा, ऐसा क्यों होता है सर कि हमारे विद्यार्थी जैसे हम ही हैं, मैं खुद बिहार से आता हूं सर, तो हमें वहाँ पे पटना में अपॉर्चुनिटी ना मिलके मैं भोपाल में उस अपॉर्चुनिटी को भुना रहा हूँ, या पिछले 3 सालों से दिल्ली में भुना रहा था। तो ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है कि हम पटना में या गया में, मुजफ्फरपुर में, चंपारण में ऐसा सर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपको क्या लगता है इसके पीछे? बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। मुझे लगता है शिक्षा क्षेत्र के सारे प्रशासकों को कम से कम बिहार में इस पर चिंता करनी चाहिए कि हम अपने यहाँ जो महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में रूटीन के कन्वेंशनल पारंपरिक पाठ्यक्रम चल रहे हैं, उन्हें तो चलाएं ही लगे, वहाँ ऐसे पाठ्यक्रम चलाने चाहिए जिनमें रोजगार की संभावनाएं तुरंत दिखाई देती है। जैसे मैंने मोतिहारी में आने के बाद लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस डिपार्टमेंट खोला, उसमें BLib, MLib, MPhil, PhD में विद्यार्थी बड़ी संख्या में आ गए हैं, क्योंकि वहाँ लाइब्रेरीज, हर जगह लाइब्रेरीज हैं। लाइब्रेरी को चलाने के लिए कोई ट्रेंड आदमी चाहिए, प्रशिक्षित चाहिए, उनको सबको जॉब मिलेंगे, इसलिए वो आ रहे हैं। ऐसे ही मीडिया स्टडीज़ डिपार्टमेंट खोला, मीडिया का इतना विस्तार हो गया है, कम्युनिकेशन का रिवोल्यूशन इतना ज़्यादा हुआ है, कोविड के बाद तो और ज़्यादा हुआ है। उसका परिणाम है कि हमारे विद्यार्थियों को छोटे बड़े विभिन्न प्रकार के काम मिल सकते हैं। ऐसे ही ऐसे विभागों को अधिक खोले जाने की आवश्यकता है जो स्थानीय कौशल है। हमने अपने ऐसा केंद्र खोल दिया है जो स्थानीय कौशल बिहार का, उत्तर बिहार का, कोई मधुबनी पेंटिंग जानता है, कोई वो सैंड आर्टिस्ट है हमारे यहाँ मधुरेंद्र कुमार, वो सैंड आर्टिस्ट सीख सकता है। एक अभी परमजीत शाह हैं, वो चित्र बना देते हैं, उससे भी आमदनी हो रही है कुछ विद्यार्थियों को। एक लड़का है निकेत, उसके माध्यम से वो आगे बहुत बढ़ गया, उसको पुरस्कार मिल रहे हैं। तो हमें स्थानीय कौशल को भी विद्यार्थी के प्रशिक्षण में लगाना पड़ेगा, जिससे वो बाहर ना जाए। आप विश्वास करेंगे, अभी तक हमारा बिहार का विद्यार्थी बाहर पढ़ने जाता था। मोतिहारी में इस समय मेरे पास 200 विद्यार्थी हैं जो बाहर से आए हैं, दूसरे राज्यों से आए, आसाम से, महाराष्ट्र से, उड़ीसा से मेरे पास मोतिहारी में विद्यार्थी पढ़ने आया है। तो हमें अपने संस्थानों को, आपने कहा रिजल्ट की बात, मैंने अपने यहाँ निश्चित किया हुआ है, हमने अपने ऑर्डिनेंसेस में 10 दिन लिखा है, लेकिन हम सुनिश्चित करते हैं कि 7 दिन में परीक्षा होने के बाद हमारा परिणाम घोषित हो जाए। हम 7 दिन में परिणाम घोषित कराते हैं। हमने सारी मार्कशीट डिग्री बच्चों की दे दी है, कोई पेंडिंग नहीं है किसी की, 7 दिन से ज़्यादा पेंडिंग नहीं रखते। तो सब हमारे शिक्षा प्रशासकों को करना पड़ेगा, थोड़ा अधिक परिश्रम, थोड़ा अधिक मन, दिल, दिमाग लगाएं और अपने इन विद्यार्थियों के भविष्य के बारे में सोचें। सर एक और महत्वपूर्ण सवाल, हमारे जैसे आपने कहा कि हमारे यहाँ जो विद्यार्थी आते हैं, असम से आते हैं, देश के कई कोने से आते हैं सर। तो जो केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति लागू हुई है, उसमें उन्होंने भाषा पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है कि जो भाषा होगी, बच्चों की जो शिक्षा होगी 5वीं कक्षा तक होगी, वो उनकी मातृभाषा में होनी चाहिए। सर बिहार जैसे, मतलब वैसे तो पूरा देश ही बहुत डाइवर्स है, बहुत ही विभिन्नताओं से भरा है सर। बिहार में भी अनेक लैंग्वेज है, वहाँ पे मैथिली है, मगही है, जी हाँ, भोजपुरी है, मैथिली है। मेरा ये कहना है सर कि क्या बिहार के विद्यार्थियों को, या देश के अन्य की बात मैं कर रहा हूँ, नॉर्मली क्या उनको अपने भाषा में, या फिर मान लीजिए मैंने तो मतलब मैं उन कुछ लकी व्यक्तियों में से हूँ जिनको इंग्लिश में पढ़ने का शिक्षा CBSE से पढ़ा हूँ, लेकिन सर ऐसा सबको नहीं होता है। तो क्या सरकार को, या फिर आप जैसे सर शिक्षाविद हैं, आपके योगदान की मदद से ऐसा नहीं हो सकता कि 12th के बाद भी उन्हें उसी भाषा में, या तो हिंदी में, कन्नड़ में, तेलुगु में, मलयालम में, भोजपुरी में, अंगिका में, क्या उन्हें मौका नहीं मिलना चाहिए? और अगर मिलना चाहिए तो सर आप उसमें क्या राय रखें? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस प्रश्न को संबोधित करती है, और वो पहली बार ये बात करती है कि मातृभाषा में अध्यापन, अध्ययन, अनुसंधान होना चाहिए। मैंने अपने यहाँ मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय में निरंतर एक प्रयास प्रारंभ कर दिया है कि हमारी सारी प्रक्रियाएँ हिंदी में हों। हम अपने परिपत्रों को विद्यार्थियों से संपर्क में सारी चीज़ों को हिंदी में करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। हम अपने शिक्षकों से हमने उनके प्रोग्राम बनाए हैं, मीटिंग की है, वर्कशॉप कराई हैं। अभी 20 तारीख को हेड्स की एक मीटिंग बुला रहे हैं, जिसमें हम उनसे कह रहे हैं कि स्थानीय जो भाषाएं हैं उसमें पाठ्य वस्तु तैयार कर ली जाए। छोटे छोटे, पूरी पुस्तकें ना भी बने तो पाठ्य वस्तु बन जाए। उससे फ़ायदा ये होगा, आप जो कह रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी बिहार के बेंगलोर में पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बिहार के विद्यार्थी कोटा में पढ़ रहे हैं। यदि वो भोजपुरी में पढ़ना चाहते हैं तो उनको भोजपुरी की पाठ्य सामग्री यदि यहाँ पर तैयार हो जाती है मोतिहारी में, तो मोतिहारी के विश्वविद्यालय को उससे कुछ आमदनी होगी और उस बच्चे को अपनी भाषा में सामग्री वहाँ मिल जाएगी, बैठे हुए देश भर में मिल जाएगी। मेरे यहाँ तेलंगाना का जो विद्यार्थी पढ़ता है, उसको तेलुगु की सामग्री यदि वहाँ से मिल जाती है तो उसको सुविधा हो जाएगी। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस दिशा में विचार कर रही है, और मुझे लगता ये है कि चूँकि एक
संस्थान बनाने की बात उसमें की गई है जो अनुवाद और व्याख्या करेगा, तो इसलिए अनुवाद के साथ साथ अन्य विषयों के बारे में पाठ्य वस्तु तैयार करने का काम विश्वविद्यालय कर रहे हैं, हम भी अपने यहाँ कर रहे हैं। मुझे लगता है बिहार की जो महत्वपूर्ण भाषाएं हैं, भोजपुरी, अंगिका, वज्जिका, मैथिली, मगही, इन सब में पाठ्य वस्तु तैयार यदि हो जाएंगी तो धीरे धीरे दृश्य बदलेगा। सर एक अंतिम सवाल जो कि महत्वपूर्ण है, मेरे दिमाग में भी आया है, ये सिर्फ बिहार से जुड़ा हुआ नहीं, पूरे देश से। सर मैं कह रहा हूँ इतनी विभिन्नताओं वाले देश में अगर हम हर एक लैंग्वेज में अगर बात करें, ये मेरा व्यक्तिगत मानना भी है, सवाल भी है, सर कैसे ये पॉसिबल है आपके अनुसार? आप इसको कैसे मानते हैं कि सरकार इसे किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सके? क्योंकि सर बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस है। या तो हमें सिर्फ एक रास्ते पे चलना होगा किसी एक लैंग्वेज को बढ़ा के, नहीं तो अगर डाइवर्स सबका करें वो भी एक सोल्यूशन है। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कठिन ये प्रोसेस है? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमने पश्चिम को या विश्व को या विकसित समाज को जैसा देखा है, सामान्यतः ये धारणा बना ली है कि वो अंग्रेजी में सब करते हैं। मैं संसार के बहुत सारे देशों में गया हूँ, कई दर्जन देशों में गया हूँ, उनमें से अधिकांश में हैं जो अंग्रेजी नहीं बोलते। जापान अंग्रेजी नहीं बोलता, चीन अंग्रेजी नहीं बोलता, स्पेन अंग्रेजी नहीं बोलता, पोलैंड अंग्रेजी नहीं बोलता, ये फ्रांस अंग्रेजी नहीं बोलता, जर्मनी अंग्रेजी नहीं बोलता। बहुत सारे देश हैं जो अंग्रेजी नहीं बोलते और वो प्रगति भी कर गए हैं, उनकी प्रगति में कोई समस्या नहीं है। हमारे यहाँ ये बात आपकी सही है, भारत को धीरे धीरे ओरिजिनली जो सोचा गया था संविधान सभा में भी वो संभव नहीं हो पाया, लेकिन भारत को धीरे धीरे एक संपर्क भाषा तो बनानी पड़ेगी जो सबकी संपर्क भाषा हो।